डेडपूल एंड वुल्वरीन, जो कि 26 जुलाई 2024 को रिलीज़ हुई और आज रिलीज़ के 21 दिन बाद ये मूवी $1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है, जिसकी वजह से मार्वल फ्रेंचाइज $30 बिलियन क्रॉस करने वाली फ्रेंचाइज भी बन गई है। दोस्तों, ये मूवी आर रेटेड है, जो कि फ़ैन्स काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे, तो मार्वल ने इस मूवी को आर रेटेड ही प्रोड्यूस किया। दोस्तों, मूवी की अगर बात की जाए तो मूवी को जनरली काफ़ी पॉजिटिव व्यूज़ मिले हैं और इसमें टोटल 29 कीम्यूज़ हैं, जो कि एक्समैन फ्रेंचाइज या यूनिवर्स से भी हैं और बाकी मार्वल यूनिवर्स से भी इसमें काफ़ी हैं। और दोस्तों, इस मूवी ने 20th सेंचुरी फॉक्स की जो मूवी सीरीज़ हैं एक्समैन की, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लोजर दिया है, जिसकी वजह से अब जो न्यू एक्समैन की मूवीज़ या सीरीज़ आएंगी वो एक न्यू स्टोरी से, एक न्यू टाइमलाइन से चलेंगी। तो दोस्तों, इस मूवी के आने के बाद अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि मार्वल अब आगे किस डायरेक्शन में जा रही है, मार्वल का अब आगे प्लान क्या है, मार्वल अब आगे क्या करना चाहती है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान और आप सबको वेलकम करता हूं उस्मान अनकट पर, वेयर यू विल फाइंड एवरीथिंग इन डेप्थ। तो दोस्तों, 2008 में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने अपनी जर्नी का स्टार्ट किया थी फर्स्ट आयरन मैन के साथ, और वहां से लेकर 2019 तक जब एवेंजर्स एंड गेम आई, यहाँ तक हमें 3 फेजेस इंट्रोड्यूस करवाए गए, जिनमें हमें एक ओवरऑल इन्फिनिटी सागा प्रोवाइड किया गया। दोस्तों, ये 11 ईयर्स में एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो कि वंस इन अ लाइफ टाइम था। मतलब ऐसी हाइप क्रिएट की गई, ऐसी सेंसेशंस क्रिएट की गई, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया फैंस के दिलों में, मतलब कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये आपको तभी पता चलेगा अगर आपने चीज़ एक्सपीरियंस की है। तो दोस्तों, इन 11 सालों में जो भी मार्वल ने हमें प्रोवाइड किया वो तो फुल पॉजिटिव था, फैंस की तरफ से, क्रिटिक्स की तरफ से, रिव्यूज़ की तरफ से। मतलब कि इन्होंने, मार्वल ने हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग दे हैपेंड एंड दे डिड इट परफेक्टली। मगर 2019 में एवेंजर्स एंड गेम में जब फ़ेज़ 3 फिनिश हो गया, तो इसके बाद मार्वल को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा, जो कि अभी तक चल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको सिंपली तरीके में बताता हूँ कि इसके पीछे बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। तो दोस्तों, जब मार्वल का फ़ेज़ 4 स्टार्ट हो गया एवेंजर्स एंड गेम के बाद, तो तब डिज़नी ने, जिसके पास मार्वल के राइट्स हैं, इन्होंने 20th सेंचुरी फॉक्स कंपनी को परचेज़ कर लिया था। तो 20th सेंचुरी फॉक्स के जो भी चीज़ें थी वो सब डिज़नी के अंडर आ गई, और उसी के साथ डिज़नी ने अपनी एक स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च कर दी डिज़नी प्लस के नाम से। और मार्वल को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई कि हमें अपनी डिज़नी प्लस सर्विस के लिए, जो कि नेटफ्लिक्स की तरह, अमेज़ॉन प्राइम की तरह एक सर्विस थी, हमें उसके लिए कंटेंट चाहिए। तो जो मार्वल के प्रेसिडेंट हैं केविन फाइगी, इन्होंने फ़ेज़ 4 में काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए। इन्होंने मूवीज़ के अलॉन्ग साइड कुछ टीवी शोज़ भी लॉन्च किए, रिलीज़ किए, जो कि इंटरकनेक्टेड थे मूवी स्टोरीज़ के साथ। और ये सिर्फ इस वजह से टीवी शोज़ रिलीज़ किए गए ताकि डिज़नी प्लस पर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। तो इस वजह से मार्वल ने फ़ैन्स को फ़ेज़ 4 में वो चीज़ें प्रोवाइड की जो कि फ़ैन्स ने डिमांड नहीं की थी, जो फ़ैन्स को नहीं चाहिए थी। और ये इन अ वे वो सारे टीवी शोज़ बेकार थे, मतलब फ्लॉप गए, वो इतने अच्छे नहीं गए सिवाय लोकी के, क्योंकि उसने स्टोरी में काफ़ी इंटीग्रल पार्ट प्रोवाइड किया है। तो दोस्तों, इस वजह से मार्वल का काफ़ी डिक्लाइन हुआ फ़ेज़ 4 में। इसकी मूवीज़ उतनी अच्छी नहीं जा सकें जितनी एक्सपेक्टेड थी, और स्टैंड अलोन मूवीज़ दी हर करैक्टर को, और हर करैक्टर पर इन्होंने, मतलब कि ज़रूरत नहीं थी, इन्होंने शो दे दिए, हर करैक्टर पर एक शो लॉन्च कर दिया। तो जिसकी वजह से मार्वल को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा। तो इन सब गलतियों से मार्वल ने फिर काफ़ी सीखा, जो कि इसके प्रेसिडेंट केविन फाइगी और उनके अंडर जो टीम वर्क करती है, उन्होंने फ़ेज़ 4 से काफ़ी गलतियाँ सीखी। टाइम लगा सीखने में, लेकिन दोस्तों ये सीख गए। तो इसके बाद मार्वल से ये रूमर्स निकले दोस्तों कि इन्होंने अपनी फ्रेंचाइज में से काफ़ी, मतलब कि वास्ट क्वांटिटी के प्रोड्यूसर्स और क्रू मेंबर्स को फायर किया है। आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख भी रहे होंगे। तो मार्वल ने जो फ़ेज़ 4 में फेमिनिज़म को प्रमोट करना चाहा था, और उसके साथ ही LGBTQ कंटेंट को प्रमोट करना चाहा था, उससे मार्वल स्लोली पीछे हट रहे हैं। और सैन डिएगो कॉमिक कॉन, जो कि 27 जुलाई 2024 को कंडक्ट हुआ, उसमें मार्वल ने काफ़ी इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट्स की, जिससे मार्वल का आगे की डायरेक्शन सेट हो गई है। तो दोस्तों, अपनी गलतियों से सीखने के बाद मार्वल ने
सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2024 में काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट्स की हैं, जिनमें इन्होंने वेरियस मूवीज़ की अनाउंसमेंट की हैं, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। मगर जो मेजर अनाउंसमेंट इन्होंने की है वो यही की है कि जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर है, जिन्होंने पीछे इन्फिनिटी सागा में आयरन मैन का रोल प्ले किया था, वो फ्रेंचाइज में वापस आ रहे हैं। मगर इस टाइम वो एक विलन का रोल करेंगे, जो कि डॉक्टर वॉन डोम है, जो कि नेक्स्ट एवेंजर्स दी डूम्सडे में होगा। और उसके साथ रूसो ब्रदर्स का भी कमबैक हुआ है, जो कि आपको पता ही है मार्वल में मतलब कि किस लेवल के डायरेक्टर हैं वो, कि उन्होंने 4 मेजर मूवीज़ डायरेक्ट की हैं, दोनों कैप्टन अमेरिका सेकंड और थर्ड, और उसके साथ अवेंजर्स इन्फिनिटी वार और अवेंजर्स एंड गेम। दोस्तों मैं इसके पीछे की आपको स्टोरी बताता हूँ कि इन दोनों को वापस मार्वल में क्यों लाया गया है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर को और रूसो ब्रदर्स को। तो दोस्तों इसके पीछे की सिंपल स्टोरी ये है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने क्लियर कट ये बात कह दी थी, और केविन फाइगी ने भी ये बात कह दी थी कि भाई हमने आयरन मैन की स्टोरी को अब नहीं छेड़ना, उसका जो क्लोजर दिया था बिल्कुल परफेक्ट था। और रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने कहा था कि मैं मार्वल में सिर्फ एक कंडीशन पर आऊँगा, अगर मैं अपना कोई और प्रोजेक्ट मार्वल में करूँगा तो वो सिर्फ रूसो ब्रदर्स के साथ ही करूँगा। और दोस्तों दूसरी तरफ रूसो ब्रदर्स, जो कि बचपन से ही मार्वल की एक कॉमिक सीक्रेट वार्स के बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे, और उनको वो बहुत ही ज़्यादा पसंद थी सीक्रेट वार्स कॉमिक, तो वो बचपन से इस कॉमिक के फ़ैन थे, तो उनका शौक़ था। और उन्होंने ये बात काफ़ी वेरियस इंटरव्यूज़ में भी कही थी कि हमें मौका मिले तो हम सीक्रेट वार्स को डायरेक्ट करना चाहेंगे, एवेंजर्स सीक्रेट वार्स को। तो दोस्तों मार्वल ने उनकी इस ख्वाहिश को पूरा किया, मार्वल को भी उनकी ज़रूरत थी। और देखें एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो मार्वल ने फिर रॉबर्ट डाउनी जूनियर का भी कमबैक करवाया, और दूसरी तरफ रूसो ब्रदर्स का भी कमबैक करवाया। तो अब ये तीनों की टीम मिलके नेक्स्ट 2 अवेंजर्स डायरेक्ट करेंगे। मगर दोस्तों मार्वल ने ये जो कॉमिक कॉन पर अनाउंसमेंट्स की हैं अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वार्स की, ये मार्वल का रियल और मेजर प्लान नहीं था। इनका जो रियल और मेजर प्लान था वो ये था कि इन्होंने लोकी सीज़न 1 में जो नेक्स्ट विलन होना था मल्टीवर्स सागा का, वो इन्होंने कैंग दी कॉन्करर शो करवाया था। मगर कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि जिसकी वजह से वो मतलब कि प्रोग्राम नहीं इनका चल सका, तो इन्होंने उस चीज़ को कैंसिल कर दिया और ये बैकअप प्लान के साथ आए, जिसमें अब इन्होंने विक्टर वॉन डोम वाला डूम्सडे करैक्टर सेलेक्ट किया। तो जिसकी वजह से अब नेक्स्ट एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी होने की बजाय अब दी अवेंजर्स डूम्सडे होगी, और उसका फिर नेक्स्ट पार्ट होगा सीक्रेट वार्स। तो दोस्तों उसके साथ ही रूसो ब्रदर्स और रॉबर्ट डाउनी जूनियर के अनाउंसमेंट के साथ मार्वल ने कुछ अपकमिंग मूवीज़ का भी अनाउंसमेंट किया, जिसमें थंडरबोल्ट्स हैं, कैप्टन अमेरिका हैं, जो कि 2025 में रिलीज़ होगी। और उसके साथ ही इनका जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फ़ेज़ 5 ख़त्म होने के बाद जैसे ही फ़ेज़ 6 स्टार्ट होगा, उसमें पहली मूवी इनकी फैंटास्टिक 4 होगी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी अवेंजर्स डूम्सडे के लिए, क्योंकि रूसो ब्रदर्स ने क्लियर कट ये बात कह दी कि जो फैंटास्टिक 4 होंगे वो डूम्सडे और सीक्रेट वार्स दोनों में प्रेजेंट होंगे। बाकी किसी करैक्टर की या सुपर हीरो की गारंटी नहीं है कि वो ये नेक्स्ट 2 अवेंजर्स में होंगे या नहीं होंगे, मगर ये फैंटास्टिक 4 की टीम लाजमी उनमें होगी। और ये जो बाकी मूवीज़ हैं इनकी कंटिन्यूटी से ही आगे वाली एवेंजर्स चलेंगी। और दोस्तों ये जो फ़ेज़ 4 था मार्वल का, इसमें मतलब कि इन्होंने मूवीज़ में और टाइमलाइंस में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी थी कि जो मार्वल इन्फिनिटी सागा था वो तो एंड गेम तक फिनिश हो गया था, उसके बाद जो नेक्स्ट सागा था वो मल्टीवर्स सागा था। तो जो लोकी में टाइमलाइन के इन्होंने हमें स्टोरी दिखाई, और उसके बाद जो डॉक्टर स्ट्रेंज में टाइमलाइन की स्टोरी थी, और जो इसमें एक टीवी है हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया लोकी में, उससे काफ़ी हद तक मसाइल बड़े हैं स्टोरी वाइज मैं बात कर रहा हूँ। तो वो अब देखते हैं कि अब नेक्स्ट जो अवेंजर्स आएंगी ये किस तरह उनमें प्रेजेंट करते हैं, किस तरह की अब हमें नेक्स्ट मूवीज़ मिलेगी। तो दोस्तों इन सारी बातों से तो यही साबित होता है कि मार्वल इज़ कमिंग बैक टू देयर ओल्ड फार्मूला। वो अपने पुराने फार्मूला पर वापस आ रहे हैं, जो कि ये है कि प्ले सेफ। वो अब मज़ीद रिस्क नहीं लेना चाहते, और ना ही वो एक ऐसी पोजीशन पर हैं कि जहाँ पर मज़ीद रिस्क लेने से उनके सक्सेस के चांस बढ़ेंगे, उल्टा घटेंगे। इसी वजह से तो वो रूसो ब्रदर्स और रॉबर्ट डाउनी जूनियर को फ्रेंचाइज में वापस लेके आए हैं, क्योंकि वो जो मार्वल के कोर फैंस थे जो एंड गेम के बाद एमसीयू को छोड़कर चले गए थे, वो उनको वापस लेके आना चाहते हैं फ्रेंचाइज में, क्योंकि उन्होंने ही मार्वल को इस हाइप पर पहुंचाया था, अपने पैरों पर खड़ा किया था उन फैंस ने। तो मार्वल की कोशिश यही है, फॉर्मूला यही है, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी यही है
कि हम वापस लेके आएँ उन फैंस को जिन्होंने एमसीयू को खड़ा किया था। और दोस्तों ये बुरी स्ट्रैटेजी भी नहीं है, ये अच्छी है और ये काम भी करेगी। आप मेरी बात आज लिख कर रख लें, ये स्ट्रैटेजी इनकी काम करेगी। और जो नेक्स्ट अपकमिंग अवेंजर्स की मूवीज़ होंगी, मेरे ख्याल से ये पिछली दोनों अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड गेम से ज़्यादा सक्सेसफुल होंगी। क्योंकि जब अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम आई थी तो जिन लोगों ने इन्फिनिटी सागा की कोई मूवी नहीं देखी थी, वो लोग भी सिनेमा में इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम देखने गए थे। तो दोस्तों ये श्योर यू 100% 101% कि जब अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स आएगी तो वो लोग दोबारा उन मूवीज़ को देखने जाएंगे जिन्होंने फ़ेज़ 4, फ़ेज़ 5, फ़ेज़ 6 की कोई मूवी नहीं देखी होगी। क्योंकि मार्वल की एक रेपुटेशन बन गई है वर्ल्ड में कि अवेंजर्स की सीरीज़ से ये जानी जाती हैं। और अवेंजर्स इनकी मतलब कि फ़र्स्ट सीरीज़ है किसी भी फ्रेंचाइज की कि जिसकी हर मूवी $1 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। और आपको पता ही है कि जो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड गेम है वो दोनों मूवीज़ $2 बिलियन प्लस रेवेन्यू जनरेट करके बैठी हुई हैं। तो दोस्तों इन सब बातों से ये साबित होता है कि मार्वल इज़ कुकिंग समथिंग बिग और these two movies are going to be a massive hit in future.